यहाँ पे आज आप देखने वाले हैं बाल विकास की मास्टर क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे जन्म से पूर्व, यानी जन्म के पहले ही बालक के जो विकास की जो प्रक्रिया होती है ये कैसे हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। विकास की प्रक्रिया चलती है, जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। यदि हम बालक के विकास की प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये संपूर्ण जीवन पर्यंत यानी संपूर्ण जीवन तक चलती रहती है। तो हम कह सकते हैं जीवन पर्यंत चलती रहती है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो सामान्य रूप से यहाँ पे आपको विकास की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। वातावरण वाह्य तत्व आ जाते हैं। वातावरण में वे सब वाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी हो जाएगी? तो वुडवर्थ महोदय के अनुसार ये डेफिनेशन हो जाएगी। इसके पश्चात आप देखेंगे वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। तो ये कथन किसका हो जाएगा? वैज्ञानिक V.N. झा का हो जाएगा। इसके फलस्वरूप हम देखेंगे वंशानुक्रम वे निर्धारक होते हैं, यानी वंशानुक्रम के निर्धारकों को यदि हम देखें तो जो जीन्स होते हैं वंशानुक्रम के क्या होते हैं? निर्धारक होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो जीन्स होते हैं जीन्सों को क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम का निर्धारक कहा जाता है। इसके पश्चात आप देखेंगे कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? तो विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। ये जो विशेषता होती है ये किसके ऊपर लागू नहीं होती है? ये विकास के ऊपर लागू नहीं होती है। इसके फलस्वरूप यदि हम देखें तो शैशव काल का नियत समय है। यदि हम शैशव काल के नियत समय की बात करते हैं तो जन्म से 5 से 6 वर्ष तक का जो काल होता है इस काल को हम क्या कहते हैं? शैशव काल कहते हैं। इसके फलस्वरूप यदि हम देखेंगे तो बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि हम बालक के तीव्र बुद्धि का विकास के ऊपर प्रभाव देखें तो जो विकास होता है ये सामान्य से तीव्र होता है। यानी पहले जो बालक में जो क्रिया होंगी ये क्रियाएं पहले कौन सी प्रकार की होंगी? पहले सामान्य प्रकार की क्रियाएं होंगी। उसके फलस्वरूप जो विकास की जो क्रिया होगी वो कैसे होने लगेगी? तीव्र गति से होने लगेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बालक में जो क्रियाएं होंगी, जो विकास होगा वो सामान्य विकास से तीव्र विकास की ओर ये क्रिया चलती है। और विकास की यदि हम क्रिया को देखें तो विकास की एक प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया होती है आपकी विकास की प्रक्रिया होती है। वहीं यदि हम बात करें बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है तो लगभग 90% तक का जो विकास होता है ये किसके अंतर्गत आ जाता है? बाल्यावस्था में। यानी जब बालक किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है तो उसके मस्तिष्क का जो विकास होता है वो लगभग 90% कैसा हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। इसके फलस्वरूप यदि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। अंतर्दर्शन विधि में बल किसके ऊपर दिया जाता है? स्वयं के अध्ययन के ऊपर। तो जो बालक होता है यदि बालक के हमें स्वयं का अध्ययन करना हो तो उसके लिए हमें कौन सी विधि का उपयोग करना पड़ता है? अंतर्दर्शन विधि का क्या करना होता है? उपयोग करना होता है। इसके पश्चात यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका हो जाएगा? कॉलसनिक महोदय का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कॉलसनिक महोदय के अनुसार जो बालक होता है बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। कौन सी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। किस महोदय का कथन हो जाएगा? तो जो कॉलसनिक महोदय है, कॉलसनिक महोदय के अनुसार ये डेफिनेशन हो जाएगी। इसके फलस्वरूप यदि हम यहाँ पर देखें तो विकास के संदर्भ में मैकडूगल लें। मैकडूगल जहाँ पे भी आपको शब्द मिले तो आपको सीधा आपको किसके ऊपर टिक लगाना है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के ऊपर टिक लगाना है। जो वैज्ञानिक मैकडूगल हुए हैं मनोवैज्ञानिक, ये मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रकृति के हैं, यानी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करने के द्वारा क्या किया गया? विश्लेषण किया गया। इसके फलस्वरूप हम देखेंगे अगला हो जाएगा हमारा बिंदु, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास में चिंतन करते हैं तो इसका आशय क्या होता है? इसका आशय क्या है? इसका आशय है उस व्यक्ति की कार्य क्षमताओं से है, उसकी परिपक्वता से है, उसकी शक्ति ग्रहण करने की क्षमता से होता है। कब? जब हम किसी व्यक्ति के विकास के विषय में क्या कहते हैं? चिंतन। तो इसका आशय क्या होता है? हम उस व्यक्ति की कार्य क्षमता से संबंधित बात कर रहे हैं, उसकी परिपक्वता से संबंधित बात कर रहे हैं और उसकी जो शक्ति है ग्रहण करने की जो क्षमता है उससे संबंधित हम बात कर रहे हैं। अगला बिंदु हमारा यहाँ पर हो जाएगा संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर देखिए संवेगात्मक विकास की यदि अवस्था को देखा जाए तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? किशोरावस्था हो जाएगी। तो ये कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है, जिनमें संवेगात्मक विकास तीव्र रूप से देखने के लिए मिलता है। अगले में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जो वृद्धि और विकास होता है ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? पूरक होते हैं। यानी हम सीधा यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वृद्धि और विकास हैं ये एक दूसरे के कैसे हैं? पूरक हैं।
चारित्रिक विकास का यदि यहाँ पर प्रतीक देखा जाए तो चारित्रिक विकास का जो प्रतीक होता है ये चारित्रिक विकास का प्रतीक क्या हो जाएगा, उत्तेजना हो जाएगा। यानी हम सीधा सा यदि यहाँ पे अपना सीधा सा फंडा देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चारित्रिक विकास का जो प्रतीक होता है ये क्या होती है, बालक में जो उत्तेजना होती हैं यही उत्तेजनाएं क्या कहती हैं, बालक के चरित्र का क्या कहती हैं, विकास कहती हैं। तो चारित्रिक विकास का जो प्रतीक होता है वो क्या होती हैं, उत्तेजनाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप यदि हम देखें तो विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। विकासात्मक जो पद्धति होती है इसको कौन सी पद्धति कहा जाता है, उत्पत्ति मूलक विधि। उत्पत्ति मूलक जो आपकी विधि होती है ये उत्पत्ति मूलक विधि किसके अंतर्गत आ जाती है, विकासात्मक पद्धति के अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद यदि हम देखें तो मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मानसिक विकास के लिए अध्यापक को कौन कौन से कार्य करना चाहिए। तो पहला तो यहाँ पे बता सकते हैं, बालकों को सीखने के पूरे हमें अवसर देने चाहिए। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करनी चाहिए। ये क्या होता है, मानसिक विकास। किस प्रकार के विकास की यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है मानसिक विकास की बात की गई है। तो मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या होता है कि जो बालक होते हैं बालकों को सीखने के लिए पूरे अवसर प्रदान करने चाहिए। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए और जो व्यक्तिगत भेद होते हैं व्यक्तिगत भेदों का विशेष ध्यान देते हुए समुचित वातावरण की क्या करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। इसके फलस्वरूप यहाँ पर बताया गया है वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है। तो यदि हम वाटसन महोदय के अनुसार देखें तो भय, क्रोध और जो स्नेह है, भय, क्रोध और स्नेह, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य 3 संवेगों की यहाँ पर क्या की है, बात की है। इसके फलस्वरूप यदि हम देखेंगे तो किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। तो किशोरावस्था की मुख्य समस्याओं को यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो शारीरिक विकास की समस्या होती है और ये समायोजन की समस्या हो जाएगी। काम और संवेगात्मक समस्याएं ये किसके अंतर्गत आ जाती हैं, आपकी किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप यदि यहाँ पे आप देखें कि जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था का काल क्या है, तो यहाँ पे बताया गया जन्म से लेकर 7 वर्ष तक। ध्यान दें, कुछ अवस्थाओं में कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है ये कौन सी अवस्था होती है, ये आपकी शैशवावस्था होती है। अलग अलग जगह इसका जो एज होती है अलग अलग दी जाती है। आपको जो भी मिले, यदि आपको 6 मिलता है तो आप जो बेस्ट ऑप्शन उसमें रहेगा आप 6 पर ही यहाँ पर टिक करेंगे। शिशु का विकास प्रारंभ होता है। यदि हम शिशु के विकास की बात करते हैं तो शिशु का विकास कहाँ पर प्रारंभ हो जाता है, ये गर्भकाल में ही प्रारंभ हो जाता है। यानी जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है तो माँ के गर्भ में ही उसका विकास कैसा हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसके फलस्वरूप यदि देखा जाए तो बाल्यावस्था में बालक के लिए पर्याप्त नींद कितने घंटे की होनी चाहिए। तो यदि हम बाल्यावस्था में बालक के लिए पर्याप्त नींद की यदि हम बात करते हैं तो बालक को 8 घंटे पर्याप्त नींद की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप यदि देखा जाए तो बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु कितनी मानी गई है, तो यहाँ पर बताया गया है 16 वर्ष। यानी हम सीधा से यदि इसका मीन्स निकालें तो जो बालिकाएँ होती हैं बालिकाओं की लंबाई में वृद्धि कब तक हो सकती है, जब तक बालिकाएं 16 वर्ष की आयु को पूर्ण नहीं कर लेती। जब तक बालिकाओं की जो लंबाई होती है लंबाई में क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। आगे यदि हम बात करें तो बालक के विकास जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह क्या है, बालक के विकास को कौन सा घटक प्रेरित नहीं करता है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को ही यहाँ पे यदि देखा जाए तो जो घटक होता है ये बालक के विकास को प्रेरित नहीं करता है। मेरे अनुसार ये जो आपका बिंदु है यहाँ पे बिंदु रंग दिया गया है। बालक के विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी दोनों ही विकास जो होते हैं ये इसको क्या कहते हैं, बालक के विकास को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यानी यदि हम बात करें यहाँ पर तो ये इतना नहीं होना चाहिए। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही घटक क्या कहते हैं, प्रेरित करते हैं। यानी यहाँ पे हम नहीं को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। आगे हम यहाँ पे चलते हैं तो आगे हमें देखने के लिए मिलेगा किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिले फ्रायर का ये कथन है, जहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिले काम प्रवृत्ति, जहाँ पे भी आपको एक शब्द देखने के लिए मिले काम प्रवृत्ति नामक शब्द, आपको बिना सोचे समझे बिना विचार किए हुए सीधा किसके ऊपर टिक लगा देना है, फ्रायड साहब के ऊपर टिक लगा देना है। फ्रायड जो है इनने काम प्रवृत्ति के बारे में बताया और काम प्रवृत्ति को वैज्ञानिक फ्रायड के दौरान क्या नाम दे दिया गया, लिबिडो नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसके विचार में शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, तो ये कौन हो जाएंगे,
फ्रायड महोदय हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप यदि हम यहाँ पर देखें तो अगला हमें दिया गया है रॉस ने विकास के क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। तो यहाँ पर यदि हम किशोरावस्था के काल की बात करते हैं तो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो आयु होती है ये आपकी क्या कहलाती है, किशोरावस्था की आयु कहलाती है। इसके फलस्वरूप यदि हम देखें किशोरावस्था की विशेषता नहीं होती है। तो यहाँ पर किशोरावस्था की विशेषता क्या नहीं होती है, मानसिक विकास नहीं होता है। यानी बच्चे के मानसिक विकास की यदि बात की जाए तो शैशवावस्था में ही लगभग 90% मानसिक विकास की जो क्रिया होती है कैसी हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो किशोरावस्था में मानसिक विकास की क्रिया नहीं होती है। इसके फलस्वरूप यदि हम देखें बालकों में विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है, तो यदि हम यहाँ पे बात करते हैं किशोरावस्था की, तो जो किशोरावस्था होती है ये बालकों की सबसे कठिन काल के रूप में मानी जाती है। इसके फलस्वरूप यदि हम देखें उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है। तो यदि हम उत्तर बाल्यावस्था के समय की बात करें तो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो आयु होती है वो हमारी कौन सी आयु कहलाती है, उत्तर बाल्यकाल की आयु कहलाती है। यानी बाल्यकाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक पूर्व बाल्यकाल और एक क्या हो जाएगा, उत्तर बाल्यकाल हो जाएगा। पूर्व बाल्यकाल को यदि अपन यहाँ पर देखें तो पूर्व बाल्यकाल हो जाएगा आपका, पहले की आयु बताई जाती है पूर्व बाल्यकाल में, उत्तर बाल्यकाल में उसके बाद की आयु को बताया जाता है। इसके फलस्वरूप यदि देखा जाए तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं होती है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। यानी जो बालक होता है बालक में अंतर्मुखी व्यक्तित्व देखने के लिए नहीं मिलता है। तो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं मानी जाती है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। यदि हम संवेगात्मक विकास की अवस्था में देखते हैं तो जो किशोरावस्था होती है इस किशोरावस्था में हमें तीव्र रूप से क्या होते हैं, परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। चाहे वो शारीरिक परिवर्तन, सबसे ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन ही इसमें देखने के लिए मिलता है। इसके फलस्वरूप यदि हम देखें तो आगे विकासवाद के समर्थक हैं। यदि विकासवाद के समर्थकों की यहाँ पर बात की जाए तो डी.के. ब्रूस और गाल्टन डार्विन जैसे जो महानुभाव हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ये विकासवाद के क्या रहे हैं, समर्थक रहे हैं। विकास का तात्पर्य कौन सी क्रिया से हो जाएगा, विकास का तात्पर्य हो जाएगा विकास प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। किसकी ओर बढ़ता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है। और परिपक्वता की ओर बढ़ता है तो समझ जाइए ये बालक में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो ये विकास की क्रिया हो जाएगी। इसके फलस्वरूप यदि हम देखें तो एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है। यानी जो पूर्ण किशोरावस्था होती है इस पूर्ण किशोरावस्था की आयु को क्या कहा जाता है, एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है। इसके फलस्वरूप यदि हम यहाँ पर देखें तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। जो व्यक्ति का स्वाभाविक विकास होता है उस स्वाभाविक विकास को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, अभिवृद्धि हो जाएगी। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि के नाम से जाना जाता है। इसके फलस्वरूप यदि हम आगे की ओर बात करें तो जो बालक का जो विकास होता है, बालक के विकास की प्रक्रिया में विकास की शुरुआत होती है। तो ये आप पहले ही देख चुके हैं, जन्म से पूर्व यदि बालक के विकास की क्रिया को देखा जाए तो ये जन्म से ही पूर्व कैसे हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाती है। यानी जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है तभी उसमें विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, विकास की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसके फलस्वरूप यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो जो विकास होता है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है, ये कथन किसका हो जाएगा, हरलॉक का हो जाएगा। हरलॉक के परिणाम स्वरूप यदि देखा जाए, हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं कैसी होती हैं, प्रकट होती हैं। ये किसके अनुसार हो जाएगा, हरलॉक महोदय का कथन हो जाएगा। इसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो देखिए शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, एक शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था और एक क्या हो जाएगी, किशोरावस्था हो जाएगी। इसके फलस्वरूप यदि यहाँ पर हम देखें इस अगला कथन जो दिया गया है ये हो जाएगा स्किनर महोदय का कथन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं, पहले स्किनर का कथन देख लेते हैं। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संदर्भ में है, तो यहाँ पर देखें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। मानिए कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा, तो आपको क्वेश्चन को समझना है और समझ करके उसको टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन यदि हम देखेंगे तो मनोविश्लेषणवाद के जो जनक है, मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहा जाता है, फ्रायड को कहा जाता है। फ्रायड ने काम प्रवृत्ति यानी काम शक्ति के ऊपर क्या किया था, फोकस किया था, जिनने इनको क्या नाम दे दिया, लिबिडो नाम दे दिया। इसके बाद यदि हम अगले कथन की ओर चलते हैं तो अगला कथन है, मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसा बना दूंगा। ये कथन किसका हो जाएगा, वाटसन का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझे, वाटसन का कहना था कि मुझे एक
आप मुझे एक बालक दे दीजिए और आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उस बालक को वैसा ही बना दूंगा। ये कथन किसका हो जाएगा? वाटसन का हो जाएगा। इसके बाद यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो 3 अवस्थाएं हमें देखने के लिए मिलेंगी सिगमंड फ्रायड के अनुसार। निम्न में से मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। वैज्ञानिक सिगमंड जो फ्रायड हुए हैं इनने मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं। एक हो जाएगी चेतन अवस्था, एक अर्धचेतन अवस्था और एक कौन सी अवस्था हो जाएगी? अचेतन अवस्था हो जाएगी। अगला कथन जो है ये भी आपका फ्रायड से ही है। इड, ईगो और सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है। तो जो वैज्ञानिक फ्रायड है, देखिए जहाँ पे भी आपको इड, ईगो, सुपर ईगो, सिगमंड फ्रायड की जो मन की जो 3 अवस्थाएं हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, साथ में काम प्रवृत्ति नामक शब्द आपको जहाँ पे भी मिले आपको बिल्कुल सटीक और तुरंत टिक किसके ऊपर लगा देना है? फ्रायड महोदय के ऊपर टिक लगा देना है। जैसे आगे ही आप यदि यहाँ पर चलें तो अगला कथन हमें देखने के लिए मिलेगा, केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है, एक मृत्यु एवं जीवन। यह विचार किसका है? ये विचार है फ्रायड महोदय का। यानी फ्रायड का मानना था कि केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जिसमें से एक मृत्यु होती है और एक क्या होता है? जीवन होता है। अगले में हम देखेंगे रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। स्वस्थ विकास हो सकता है कब? यदि वातावरण जिसमें वह रहता है वो कैसा हो? स्वस्थ हो। स्वस्थ होगा तो उसमें रुचियों, मूल प्रवृत्तियों और स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। देखिए स्वस्थ विकास कब होगा? जिसमें वातावरण कैसा हो? स्वस्थ हो, जिसमें वह बालक रहता हो, तो उसमें स्वस्थ विकास संभव है। अगले कथन को यदि हम देखें तो मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है। यदि हम मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता की यहाँ पर बात करते हैं तो मूल प्रवृत्ति की जो मुख्य विशेषता होती है क्या होती है? समस्त प्राणियों में पाई जाती है। यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है, माने जन्म से ही होती है और प्रकृति के द्वारा क्या की जाती है? मूल प्रवृत्ति बालक को प्रदान की जाती है, यानी प्राप्त होती है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। तो जो व्यक्ति का स्वाभाविक विकास होता है उसको क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहा जाता है। तो व्यक्ति का जो स्वाभाविक विकास होता है, इस स्वाभाविक विकास को हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। अगला कथन विकास वह प्रक्रिया है, विकास का आशय है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ये आप पहले ही आप देख चुके हैं, विकासिक क्रिया में जो बालक होता है ये परिपक्वता की ओर, आगे की ओर बढ़ता है। आगे हम अगला बिंदु देखेंगे तो अगले बिंदु में यहाँ पर